नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावंत। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। मौका देखकर रंग बदलने वाली कहावत आपने खूब सुनी होगी। लोगों की आम समझ है कि ये बात दूसरों के मुकाबले सियासतदानों पर सबसे ज्यादा फिट बैठती है, लेकिन जब जनहित से जुड़े किसी मुद्दे पर राजनीति बुरी तरह से हावी हो जाए तो सियासत के इस रंग को ब्लैक पॉलिटिक्स कहते हैं। कोलकाता कांड के बाद यही हो रहा है। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के प्रदर्शन पर हो रही सियासत का आज मैं कच्चा चिट्ठा खोलूंगा। इसके साथ ही भारत की बात में खबर उस AK-47 की जिसकी बरामदगी के नाम पर बिहार के बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह लंबे समय तक जेल में रहे। अब हाईकोर्ट से बरी होने के बाद वो पूछ रहे हैं कि AK-47 को पुलिस ने तो नहीं प्लांट किया था। ये उनका सवाल है। खबर यूपी उपचुनाव के आक्रामक काल की। भले ही चुनाव आयोग ने आज 10 सीटों के लिए तारीखों का ऐलान नहीं किया हो, लेकिन आर पार की भिड़ंत अभी से शुरू हो गई है। माहौल बनना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही खबर हरियाणा और कश्मीर के चुनाव की, जिसके लिए वोटिंग की तारीख तय हो गई है और साथ ही सीएम चेहरा कौन होगा, इस पर दावेदारी का आगाज हो चुका है। लेकिन सबसे पहले बात कोलकाता कांड पर हो रही ब्लैक पॉलिटिक्स की। इसका असर आम मरीजों पर हो रहा है। इंसाफ की मांग पर डटे डॉक्टर देश भर में काम रोक रहे हैं। इसकी वजह से आम लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन नेता सिर्फ सियासत चमकाने में जुटे हैं। कोलकाता की कलंक कथा में अपने ढीले रवैये और लापरवाही से रोज नए अध्याय जोड़ रही बंगाल पुलिस जितनी चुस्त इस बार दिखी, उतनी 8 दिन में कभी नहीं दिखी। जो कोलकाता पुलिस हैवानियत के बाद भी डॉक्टर बिटिया के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाई, जो कोलकाता पुलिस आरजीकल अस्पताल कैंपस में दंगा नहीं रोक पाई, वो लाठी डंडों से लैस होकर ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन रोकने चली आई। बीजेपी की विधायक अग्निमित्रा पॉल और पूर्व सांसद रूपा गांगुली समर्थकों के साथ कोलकाता की सड़कों पर निकली और ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। वो क्यों नौटंकी करके आज रास्ते में उतर रही है? किसके लिए फांसी चाहती है? खुद के लिए क्यों नहीं चाहती? पुलिस डिपार्टमेंट फेल कर गया, स्वास्थ्य मंत्री का डिपार्टमेंट फेल कर गया, तो खुद के लिए फांसी क्यों नहीं चाहती? लेकिन पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया। यही हाल सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट यानी SUCIC के साथ हुआ। सड़क पर उतरे उसके कार्यकर्ता भी फौरन पकड़ लिए गए। मेरा रेप की पॉलिटिक्स को बंद करें ममता दी, और अगर ममता जी को लेफ्ट विंग से इतनी ही परेशानी है तो इंडिया अलायंस छोड़ दें। प्रोटेस्टर्स अनसेफ हैं, रेपिस्ट और मॉब सेफ है। ये कहां का न्याय है? विरोध की जो आवाज बंगाल में दबी, वो दिल्ली से उठी। ममता ने कल राम और वाम का जिक्र कर बीजेपी और लेफ्ट पर निशाना साधा था। आज जवाब मिल गया। ममता बनर्जी सत्ता के मद में इतनी चूड़ हो गई है, माँ माटी मानुस को तो भूल ही गई, अब भगवान श्री राम को भी गाली देना शुरू कर दी। राम शांति और सद्भाव के प्रतीक हैं, इसलिए अब बंगाल में अन्याय रूपी रावण सुपनेखा का वध होना तय है। अफवाह फैलाया जा रहा है, झूठे बात फैलाया जा रहा है, और ये षड्यंत्र है। जो लोग ममता बनर्जी के सरकार का खिलाफ है वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बताते हैं। ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ये 2 दिन करेंगे, हमारा सरकार तो रहेगा। जितना दुखद और दर्दनाक यह कृत्य था, उससे अधिक पीड़ादायक पश्चिम बंगाल की सरकार और इंडी गठबंधन के नेताओं का आचरण था।
टीएमसी की मदद के लिए कांग्रेस सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ सामने आई और ममता सरकार को क्लीन चिट पकड़ा दिया। भाजपा की संस्कृति है कि बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होना, एक किस्म से जिम्मेदारी से बचने की कोशिश। मैं नहीं मानता कि वो जिम्मेदारी से बच रही हैं। पुलिस उनके पास है, जांच एजेंसियां उनके पास हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जो इस तोड़फोड़ के पीछे, इस गुंडागर्दी के पीछे लोग थे, वो पकड़े जाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और एक तीर से कई निशाने साध लिए। कोलकाता, बिहार, उत्तराखंड और यूपी में महिलाओं के साथ हुई क्रूरताओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस समय देश भर की महिलाएं दुख और गुस्से में हैं। प्रियंका ने अपने पोस्ट में कोलकाता के बहाने बिहार, यूपी और उत्तराखंड का जिक्र कर एनडीए को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूरी लीपापोती पर पानी फेर दिया। आरजीकर अस्पताल में डॉक्टरों पर हुए हमले के पीछे अदालत ने पूरी स्टेट मशीनरी को फेल बता दिया। अदालत ने कहा, ये राज्य मशीनरी की पूर्ण विफलता है। मौके पर पुलिस मौजूद थी, वो अपने ही लोगों की रक्षा नहीं कर सकी। खेदजनक स्थिति। ये डॉक्टर निडर होकर कैसे काम करेंगे? अगर ऐसे ही हालात हैं तो अस्पताल को बंद कर दीजिए, मरीजों को किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दीजिए। अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी, लेकिन अदालत की फटकार से मिली झेप मिटाने के लिए कोलकाता पुलिस तुरंत सफाई लेकर मीडिया के सामने आ गई। When these spontaneous crowds come, it's very difficult because there are no specific leader for these crowds. So expecting that how many people will turn up at which place is extremely difficult. If you know that this person is present, he may be of XYZ, any political party or anything, we would take action against him. कोलकाता पुलिस को शिकायत है कि गुंडे बताकर नहीं आए। वैसे कोलकाता कांड को लेकर पुलिस से लेकर नेताओं तक का जो रवैया है, वो बता रहा है कि ये मामला दूर तक जाएगा। देखिए, कोलकाता कांड पर राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। डॉक्टर नाराज है, उनका कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। देश भर में प्रदर्शन भी जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, रायपुर, चंडीगढ़, भोपाल, अहमदाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम डॉक्टर। बढ़ते आगे और अब बात बिहार की। बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह आज पटना के बेउर जेल से रिहा हो गए। जेल से बाहर आते ही वो अपने विरोधियों से सियासी और कानूनी दोनों तरह की लड़ाई के लिए तैयार दिखाई दिए। अनंत सिंह बिहार की हाई प्रोफाइल आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अनंत सिंह का कहना है कि अगर उनकी झूठी शिकायत की वजह से मैं बेवजह जेल में रहा तो अब लिपि सिंह को जेल भेजा जाना चाहिए। आरोपों के सेंटर में AK-47 है। सुबह सुबह पटना की बेउर सेंट्रल जेल का गेट खुला और सलाखों से आजाद हो गए अनंत सिंह। पूर्व विधायक अनंत सिंह और छोटे सरकार के समर्थकों का हुजूम अहले सुबह से यहां पर मौजूद था। जेल से बाहर निकलने के बाद अनंत सिंह सबसे पहले पटना से सीधे बाढ़ और मोकामा होते हुए बड़हिया की तरफ रवाना हुए। 100 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे सफर के दौरान बाहुबली पूर्व विधायक के साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला चल रहा था। अनंत सिंह ने बड़हिया के प्रसिद्ध महारानी सान मंदिर में पूजा की। यहां से मराची और मोकामा इलाके में होते हुए अनंत बाढ़ के अपने गांव लदमा पहुंचे और यहां मीडिया से खुलकर बात की। निशाने पर थी बाढ़ की एएसपी रही लिपि सिंह। लिपि सिंह ने ही 2019 में अनंत सिंह के लदमा के पुश्तैनी घर से AK-47 बरामद करने का दावा किया था। अब सबूत के अभाव में हाई कोर्ट से बरी होने के बाद अनंत सिंह पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे। हम तो बड़ी हो गए, तब लिपि सिंह दोषी हो गया, तब सीबीआई से जांच मांगेंगे। बेमतलब के रहे इतना दिन तो वही रहे। हमारा कीर्ति समय चल गया, हमारा आदमी बाहर में किसी को मन नहीं लगा। जब हम फंसाए हैं, हम निर्दोष साबित हुए, तब वो दोषी हुआ, तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए।
AK-47 वाले मामले में सिविल कोर्ट ने अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ अनंत पटना हाई कोर्ट गए, जहां से बरी हो गए। अब सवाल है कि अगर AK-47 मामले में मुख्य आरोपी अनंत सिंह बरी हो चुके हैं तो फिर AK-47 आया कहां से था? अगर अनंत सिंह को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है तो मौके से बरामद AK-47 के यहां तक पहुंचने के पीछे का सच क्या था? क्या AK-47 रखकर वाकई अनंत सिंह को फंसाने की साजिश रची गई थी? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द सियासत की सुई घूम रही। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेताओं को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अनंत सिंह के यहाँ से जो आर्म्स जो AK-47 बरामद हुआ था, आखिर किन लोगों ने उनके पास रखने का काम किया था। माननीय न्यायालय ने उन्हें बरी किया है, लेकिन जिस माहौल में वो घूम रहे हैं, लोग दहशत में हैं। कोर्ट के फैसलों पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। प्रश्न ठीक है कि AK-47 है तो किसका? ये पटना पुलिस के जांच के विषय है। पटना पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कोर्ट में ही जमा करते हैं, क्या होता है। अनंत सिंह के घर से AK-47 बरामद होने का दावा करने वाली लिपि सिंह JDU के नेता रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह की बेटी हैं। बाद में RCP सिंह BJP में शामिल हो गए थे। AK-47 किसका है? पुलिस के अनुसंधान में तो पहले आया कि भाई अनंत सिंह के घर से आया, और अब किसका है? इसकी जांच कोई तो जिम्मेवार है। अगर अनंत सिंह बेकसूर हैं तो क्या जो SP थी, लिपि सिंह थी शायद SP, और जो भी पदाधिकारी थे, अगर उन्होंने उनको फंसाया तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? लोकसभा चुनाव के दौरान पैरोल पर छूटे अनंत सिंह ने जनता से संपर्क के नाम पर जिस तरह JDU के नेता और मुंगेर से उम्मीदवार ललन सिंह को जीत दिलाने के लिए जमीन आसमान एक किया, तभी से उनकी लाइन साफ है। वे पूरी तरह मोदी नीतीश के मुरीद हो चुके हैं। सूत्र बता रहे कि जल्द JDU में शामिल हो सकते हैं। अब अनंत सिंह के खिलाफ एक भी केस पेंडिंग नहीं है। ऐसे में बिहार के 2025 के लोकसभा चुनाव में वो मोकामा से मैदान में उतर सकते हैं, जहां से 4 बार अनंत सिंह विधायक रह चुके हैं। क्या अगले साल चुनाव लड़ेंगे? वो चुनाव के जनता में घूमेंगे, जनता जैसा विचार करेगा उसका। कहे हम 55 जो हो चुके हैं, तो किसी को मौका देना चाहेगा तो मौका हम देंगे। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन 10 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी जंग का एजेंडा तय हो चुका है। इस बार लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। कल समाजवादी पार्टी इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर थी। आज बीजेपी का भी जवाब आया। यूपी के 2 लड़के कहकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ओर इशारा किया गया और कहा कि जब से इनकी सियासी ताकत बढ़ी है, तभी से यूपी में अपराधियों की हिमाकत भी बढ़ गई। जब से इन 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है, तब से आपराधिक तत्वों की हिम्मत और हिमाकत भी बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस समय इन 2 लड़कों से गलती नहीं हो रही है, ये अपराधियों को संरक्षण करने का अपराध किया है। उपचुनाव जब भी आएगा, जनता भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। ये अधिकारियों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं। उपचुनाव की तारीखों का भले अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाली जंग किस एजेंडे पर लड़ी जाएगी, ये साफ हो चुका है। ये PDA तो मुखौटा है और इसके पीछे का असली चेहरा है परिवारवादी, दबंग और अपराधी। ये जो लोग चिल्ला रहे समाप्तवादी समाप्तवादी, इस चुनाव के बाद और 27 में जनता इन्हें समाप्त कर देगी। सबसे ज्यादा घमासान लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर है। अखिलेश योगी राज की पुलिस को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के आरोप लगा रहे हैं। एक आदमी को आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई कर करके सभी दोषियों के नाम जारी करने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके पुलिस के माध्यम से उनके इशारे पे राजनीति कर रही है। ये असली चेहरा है समाजवादी पार्टी का, ये असली DNA है कि दबंग और अपराधियों के माध्यम से परिवारवाद की सत्ता को पुनः प्राप्त करना अथवा सुनिश्चित। बीजेपी का आरोप है कि अयोध्या में नाबालिग से रेप और कन्नौज में रेप की कोशिश के मामले के आरोपी के सिर्फ समाजवादी पार्टी से कनेक्शन ही नहीं है, बल्कि पार्टी उन्हें बचाने में जुटी है। वही बीजेपी अपनी इमेज को लेकर भी खास तौर पर सावधान है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि कन्नौज कांड का आरोपी नवाब सिंह यादव बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक का करीबी है। पार्टी नेताओं ने नवाब सिंह यादव के साथ सुब्रत पाठक की कुछ तस्वीरें भी सार्वजनिक की। इस बीच कन्नौज के पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक सामने आए। उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की। मिलकर निकले तो एबीपी न्यूज से बताया कि आखिर क्या बात हुई।
तो अखिलेश जी जो जिस प्रकार का झूठ बोल रहे थे तो उसके झूठ को हमने उनके सामने एक्सपोज कर दिया। और नवाब सिंह मेरा है तो उसका कोई तो आधार होगा, उसने मेरे लिए क्या किया बताओ। कोई मेरे साथ खड़ा होगा कि अखिलेश के साथ खड़ा होगा जिसने उसको 300 करोड़ का आदमी बना दिया? भाई अखिलेश यादव ने क्यों मुझको जेल भेजा? अगर नवाब सिंह ने ना कहा होता तो अखिलेश यादव मुझे जेल भेज देते क्या? जो फर्जी आरोप लगाकर जो व्यक्ति मुझे जेल भिजवाएगा वो मैं उसे एक शरीर रहूंगा। उधर बीजेपी ने अखिलेश और राहुल के साथ ही अब प्रियंका गांधी वाड्रा को भी निशाने पर ले लिया है। प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आज लड़कियों के साथ अयोध्या, कन्नौज से लेकर कोलकाता तक जो हो रहा है उसके ऊपर आपके मुंह में दही क्यों जमा हुआ? हम पूछना चाहते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी से, उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत की दुकान में ये क्या सिर्फ अपराधी, भ्रष्टाचारी और बलात्कारी सामान ही उपलब्ध है? चुनाव आयोग ने आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। जम्मू और कश्मीर में 90 सीटों पर 3 चरणों में मतदान होगा। यहां 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। राज्य में 10 साल बाद होने जा रहे चुनाव के बाद विधानसभा का कार्यकाल 6 की जगह 5 साल का होगा। वहीं हरियाणा के लिए भी चुनावी तारीखें घोषित कर दी गई हैं। 1 अक्टूबर को सभी 90 सीटों पर वोटिंग होगी। दोनों ही राज्यों में वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को की जाएगी। हरियाणा में 10 साल से बीजेपी सरकार चला रही है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि इस बार जनता का मन बदल गया है। हालांकि सीएम के चेहरे को लेकर कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई अभी भी साफ साफ नजर आ रही है। एबीपी न्यूज से बातचीत में हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद कुमारी सैलजा ने दो टूक कहा कि चुनाव से पहले सीएम चेहरा तय नहीं होगा और इसका ऐलान चुनाव के बाद हाईकमान करेगा। सीएम का चेहरा मैम क्या पहले ऐलान होगा? सीएम का चेहरा, हाँ चेहरे देखो, दावेदारी भी बहुत लोग कर सकते हैं और उनके सपोर्टर उनसे भी ज़्यादा दावेदारी करते हैं और नारे भी लगाए जाते हैं। नारों से लोग खुश भी हो जाते हैं, तो ये इस तरह की चीज़ चलती है। बाकी मुख्यमंत्री तो एक बनना है और हमारे यहाँ तो प्रथा है कि चुनाव के बाद हाईकमान फैसला करेगा। चुनाव में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा? कहाँ, जब विपक्ष में होते हैं तब कहाँ। तो जब आखिरी सवाल पूछ लूं कि जब बाद में ही होगा तो क्या ये हो सकता है कि हरियाणा को इस बार महिला मुख्यमंत्री पहली बार इतिहास में मिल जाए? ये तो हाईकमान फैसला करे। महिला मुख्यमंत्री का विकल्प भी है? वही महिला आउट कैसे क्यों हो? जब आबादी है तो आउट क्यों करें? देखिए, जनता का फैसला भले ही 4 अक्टूबर को आएगा, लेकिन अभी से जीत की भविष्यवाणी शुरू हो गई है। हरियाणा का सियासी मिजाज क्या है, नेताओं की जुबान से समझिए। भाईचारे से मिलकर के शांति प्रिय ढंग से इस चुनाव को पूर्ण करेंगे और पूर्ण करके आने वाले अक्टूबर महीने के अंदर नई सरकार का गठन करने के बाद हरियाणा प्रदेश को एक विकास की नई ऊंचाइयां, हमारी पूर्ण तैयारी है। हमने 10 वर्षों में अगाध काम किए हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विकास की नई गति हरियाणा प्रदेश को बिना भेदभाव के हमने देने का काम किया है। वो दिन आ गया जिसका बड़ी बेसब्री से हर हरियाणा वासी इंतजार कर रहा था। जैसे किसान बारिश का इंतजार करता है, हरियाणा की जनता इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रही थी कि कब इस बीजेपी सरकार से छुटकारा पाने का मौका मिलेगा। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के बेटे हैं। आम आदमी पार्टी सारी सीटों पे चुनाव लड़ेगी और बहुत अच्छा शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाएगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन महाविकास अघाड़ी ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। आज उद्धव ठाकरे ने मुंबई के विपक्षी दलों के नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई और सीएम फेस को लेकर बड़ी बात कह दी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी जिस नाम पर मुहर लगाएगी, मैं उसका समर्थन करूंगा। तो क्या उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद पर दावा नहीं करेंगे? देखिए रिपोर्ट। आणि जरा ओपनिंग बॅट्समनची भूमिका बजावूया आपण. एक तर तू राहशील नाही तर मी राहीन, होऊन जाऊ रे. राजनीति मौके का दूसरा नाम है और उद्धव ठाकरे ने विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच महाराष्ट्र में विपक्ष की सभी पार्टियों को एक मंच पर जमा कर मौका लपक लिया। एनसीपी एससीपी गुट के मुखिया शरद पवार और कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान के साथ
मंच पर शिवाजी और भारत माता की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए, हाथ उठाकर एकता दिखाई और महाविकास आघाड़ी की तरफ से मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी को लेकर बड़ी बात कह दी। मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण? उद्धव ठाकरे होणार का आणखीन कोण होणार? मी आज सगळ्यांसमोर स्वच्छ सांगतो की पृथ्वीराजजी तुम्ही आलात, पवारसाहेब तुम्ही आलात, तुम्ही आत्ता तुमच्यापैकी कोणाच्याही मुख्यमंत्री पदाचं जाहीर करा, उद्धव ठाकरेचा त्याला पाठिंबा असेल। तुम्हाला जे काय आज मी बोलवलेलं आहे, आम्ही सगळ्यांनी बोलवलेलं आहे, मला उमेदवारी मिळाली नाही मिळाली तरी चालेल, पण यांना खाली खेचू। उद्धव ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खुलकर कभी दावा नहीं किया, लेकिन बताते हैं इससे कम पर उन्हें राजी करना आसान भी नहीं होगा। वैसे गठबंधन ने फिलहाल उन्हें प्रचार प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी है, जिस पर बीजेपी चुटकी ले रही है। वो लगता है उनको सामना अखबार का संपादक मान के सोचा होगा कि कुछ कर पाते हैं। शिवसेना का नेता मुख्यमंत्री का जो है प्रत्याशी मानने के बजाय सामना और दोपहर का सामना के संपादक होने के नाते समझा होगा कि प्रेस रिलीज वगैरह ठीक बनाएंगे। वैसे जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।